गुड इवनिंग दोस्त, मैं अभिषेक गुप्ता आपके लिए फिर से हाजिर हूँ लेकर टॉप 20 जीएस क्वेश्चन। और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होंगे और हमेशा से बेस्ट साबित होते रहे हैं। तो यहाँ के आप जीएस क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व करेंगे, उसका आप सॉल्यूशन देखिए। आपको सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया जाता है, जो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होंगे। तो ये हमारा सक्सेस कोचिंग सेंटर है। यहाँ पे एसएससी का तैयारी और सभी की तैयारी कराई जाती है और इनका 3 ब्रांच है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहला एक है मोटिवेशनल डायलॉग है कि लोग क्या करते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन आप क्या करते हैं आपके लिए खास होती है। यानी कि लोग कुछ भी कहें आपको उसके बारे में नहीं सुनना है, आपको अपने स्टडी फोकस करने रहता है। यानी आप जो कीजिएगा आपका रिजल्ट वही देगा। अगर आप घूमिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, अगर आप पढ़िएगा तो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा, और अगर आप सच में पढ़िएगा, आप दिल से पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार करने के लिए पैर पसार रही थी। उसके लिए उनके सरकार की अनुमति, जो राजा था, नवाब था, उनको अनुमति चाहिए था। तो जो नवाब था, जनरली बंगाल में सबसे शुरुआत में बंगाल का नवाब था नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन आए थे? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध होता है। इसको युद्ध ना बोलेंगे क्योंकि इसमें पूरा सेना लड़ी ही नहीं थी। क्यों नहीं लड़ी थी? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव थे, ये जो अंग्रेज लोग होते हैं, ये महाधूर्त थे। ठीक है, तो महाधूर्त होने की वजह से नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति थे मीर जाफर इसका सेनापति थे, और इसका जो सेठ था राम सेठ, उस सबको अपने अधीन कर लिया था, जिसके वजह से पूरा सेना लड़ी ही नहीं और कुछ सेना लड़ी। और कहां पे लड़ी? तो प्लासी कहां पे है? प्लासी है आपका बंगाल में मुर्शिदाबाद जगह के से थोड़ा सा पास में है। मुर्शिदाबाद जगह से 22 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ता है प्लासी नाम। वो है गंगा नदी के किनारे एक समतल मैदान है। कभी भी युद्ध लड़ा गया है तो जगह पे जरूर डिपेंड करता है। इसलिए ऐसा मत समझिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं चाहिए। अगर पूछ दिया जाए कि प्लासी का युद्ध प्लासी में ही क्यों हुआ, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो प्लासी के युद्ध प्लासी में इसलिए होना कि वहां पे उसका वैसा भूमि था, वैसा समतल मैदान था, इसलिए लड़ गया। जैसे पानीपत का युद्ध अगर आप देखें तो एक तरह से बाबर के बीच में लड़ा जाता है। बाबर और इब्राहिम लोधी। बाबर आता है अफगानिस्तान से, इब्राहिम लोधी और दिल्ली की सल्तनत। तो दिल्ली में क्यों ना हुआ या अफगानिस्तान में क्यों ना, पानीपत में क्यों हुआ? तो पानीपत ऐसा क्या आपका माहौल प्रोवाइड करता है, सराउंडिंग प्रोवाइड करता है, तब होता है। इसलिए हमें ज्योग्राफी साथ साथ में ज्योग्राफी की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1757 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल के रेशे युक्त छिलके में कौन सा उत्तक होते हैं? तो नारियल का रेशा आप देखेंगे, नारियल में बहुत सारा रेशा होता है। जनरली वो रेशा क्या होता है? एक मृत होता है। यानी उत्तक क्या होता है? जो ये उत्तक जो है ये मृत उत्तक है। और इसका क्या काम होता है? ये कौन सा मृत उत्तक का नाम क्या है? इसका नाम है स्क्लेरेन कायमा। इस उत्तक का नाम है स्क्लेरेन कायमा। ठीक है, इस उत्तक का काम क्या है? जनरली इस उत्तक का काम है जैसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, पौधे या पेड़ अपना खाना बनाती है प्रकाश संश्लेषण की मदद से खाना बनाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की मदद के बाद में जो स्टार्च होता है, तो स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है स्क्लेरेन कायमा। और ये एक प्रकार किस प्रकार का उत्तक है? मृत उत्तक है। ठीक है, उसी तरह से ऑप्शन देखेंगे जाइलम किस प्रकार का उत्तक है? तो जाइलम, जैसे आप नाम सुने होंगे, बचपन से पढ़ते आए होंगे, जाइलम और फ्लोएम, 2 प्रकार का उत्तक होता है, जाइलम फ्लोएम। जाइलम का काम होता है कि जमीन से पानी को खींचना, और फ्लोएम का काम होता है उसका जो पानी बन जाता है उससे जल बन जाता है, और जो खाना बन जाता है वो खाना को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइका आप लोग फेमस होंगे, हम लोग झारखंड के हैं जनरली, तो झारखंड के जान रहे होंगे। पाइका नृत्य झारखंड से संबंधित है। झारखंड से और झारखंड के आसपास राज्यों जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहीं से यहाँ पे पाइका नृत्य किया जाता है, जिसका आंसर हो जाए झारखंड में। और हम पाइका नृत्य के बारे में बताते हैं क्या होता है पाइका नृत्य। पाइका नृत्य एक होता है पुरुष प्रधान नृत्य। किस तरह का नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है, यहाँ पे पुरुष लोग क्या करते हैं? सैनिक का वेशभूषा, एकदम सैनिक का वेशभूषा, तलवार उवार लेके और युद्ध की तरह लड़ते हैं। एक तरह से ये युद्ध के रूप में लड़ाए जाने वाला एक नृत्य है। यानी नृत्य तो कर रहे हैं लेकिन होता क्या है? युद्ध के रूप में। यहाँ इसमें विशेष प्रकार के मुखौटे पहनते हैं, सैनिक वेशभूषा पहनते हैं, इसलिए इसको पाइका नृत्य होता है। ये बहुत ज्यादा फेमस है झारखंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह में कब मनाया जाता है?
अच्छा, आप पहले ये बताइए, रामनवमी हम लोग हिंदुओं के लिए रामनवमी का त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है। रामनवमी क्यों मनाया जाता है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रामनवमी होगा, रामनवमी होगा, जो आपका चैत माह के शुक्ल नवमी में मनाया जाता है। चैत माह मनाया था, कब मनाया था? शुक्ल नवमी। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष, ये तो आपको पता हो। कृष्ण पक्ष शुरू के 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं और बाद के 15 दिन को कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल नवमी में आपका चैत शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। माना जाता है ऐसा हिंदू पौराणिक कथाओं में, जब राम भगवान का जन्म हुआ था तब उनके जन्म के उपलक्ष्य पे रामनवमी का त्यौहार मनाया जाने लगा था। यानी कि रामनवमी का त्यौहार क्यों मनाया था? राम जी के जन्म के उपलक्ष्य पे, राम जी के जन्म के उपलक्ष्य में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, फाल्गुन आपका क्या मनाता है? होली मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी, क्या है टर्म आया? महान्यायवादी। अब इससे पहले हमको इसका अनुच्छेद जानने से पहले यह समझेंगे कि महान्यायवादी क्या है। ठीक है, आपको यह समझना है महान्यायवादी क्या होता है। महान्यायवादी क्या है? यह सरकार का वकील है एक तरह से। जैसे कोई भी इंसान अपना वकील, किसी को कुछ तरह से काम होता है तो उसको वकील करना पड़ता है। अब मान ले सरकार के ऊपर कोई केस हो गया, या सरकार को कोई केस लड़ना है, सरकार को या बड़ी कंपनी के तहत, या सरकार को दूसरे सरकार के तहत, या एक राज्य के केंद्र सरकार को राज्य सरकार से केस लड़ना है, तो उसके लिए सरकार वकील। कौन सा सरकार का? तो केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का मुख्य वकील को हम लोग क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। यानी इसी को बोलते हैं अटर्नी जनरल। और ये कौन सा संविधान का? ये संवैधानिक पद है। कौन सा पद है? संवैधानिक पद है। यानी एक ही वकील है जो इंडिया में जिसको संविधान के तहत दर्जा मिला गया है। बाकी सारे वकील कोई भी संविधान के तहत दर्जा नहीं मिला। और ये महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 26 के तहत महान्यायवादी को इंट्रोड्यूस किया गया है। और महान्यायवादी के बारे में बताया, महान्यायवादी को कौन नियुक्ति करता है, कौन हटाता है? तो ये राष्ट्रपति इनको नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति के पास प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं। यानी राष्ट्रपति जब चाहेगा इनको मर्जी से हटा सकता है और राष्ट्रपति जब चाहेगा इनको अपॉइंट करता है। जनरली इनका जो टर्म होता है ये 5 साल का होता है, लेकिन कहने को 5 साल का होता है। सरकार जिसका भी सरकार होता है उनके अनुरूप अगर कार्य करे तो हमेशा चलते हैं, और नहीं कार्य करे तो हमेशा ये उनको हटा भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 आई, ये दोनों किस रिलेटेड है? तो संविधान के भाग 9 से अनुच्छेद 43 जेडी, इसमें आपका नगर पालिका संबंधित होगा, नगर पालिका में। और अनुच्छेद 243 आई, ये आपका पंचायत से संबंधित होगा आर्टिकल होगा। और आपका एक फेमस आर्टिकल है यहाँ पे लिखा हुआ है 279A। आप लोग इसके बारे में नाम सुने होंगे, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, बहुत मुद्दा का चर्चित का मुद्दा है। कौन सा मुद्दा है ये? आर्टिकल 269। आर्टिकल 269 है जीएसटी, यानी जीएसटी के बारे में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तब इनका संशोधन करके आर्टिकल 279 में एक संशोधन करके नया क्लॉज ऐड किया गया और उस क्लॉज को 279A में रखा गया, इसलिए जीएसटी में इसको जीएसटी बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 76। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। आपको कैसा क्वेश्चन हुआ, कैसा लग रहा है, क्वेश्चन का वैल्यू कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके आप हमेशा बताते रहिएगा। ठीक है, अब अगला आ जाता है, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए भूकंप में देखिए कोई भी चीज कहीं भी भूकंप होगा तो 3 तरीके से उसका मापक होता है भूकंप। तो भूकंप का एक होता है वेव का मापन, वेव का, यानी वेव, जैसे भूकंप आता है, भूकंप का वेव जानते इस तरह से होता है, इस तरह से ऐसे भूकंप का वेव चलता है। और ये वेव चलता है, ये कौन सा यंत्र में मापा जाता है? इस यंत्र को हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। यहां पे भूकंप का वेव मापता है। और अगर भूकंप का मैग्नीट्यूड मापना है, यानी इसका परिमाण मापना है, तो मैग्नीट्यूड मापना है तो इसका कौन सा है? इसको मापना है रिएक्टर स्केल में भूकंप के मैग्नीट्यूड को मापा जाता है। और इसका अगर इंटेंसिटी को मापना है, इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं तीव्रता, उसको किसे मापते हैं? इसको मापते हैं आपका मर्केली स्केल में। देखिए मर्केली स्केल, ये मर्केली मापक्रम में मांगते हैं इंटेंसिटी को, रिएक्टर स्केल में मांगते हैं मैग्नीट्यूड को, और भूकंप के कंपन यानी वेव को, जो वेव होता है उसको मापते हैं आपका सिस्मोग्राफ में। भूकंप का वेव को आप जानते हैं 3 प्रकार का वेव होता है भूकंप में, पी वेव होता है, एस वेव होता है और एल वेव होता है। पी हो गया प्राइमरी वेव, एस हो गया सेकेंडरी वेव और एल हो गया लव वेव। यानी कि पी वेव और एस वेव जमीन के अंदर चलते हैं और जो एल वेव है, इसको सरफेस वेव भी कहते हैं, यह धरातल पर चलती है। ठीक है, इसका जो चलने का रीडिंग मापा जाता है सिस्मोग्राफ में। एक और टर्म है यहाँ पे हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? मान लीजिए कहीं वातावरण में, अगर कहीं भी वातावरण में क्या होता है, जलवाष्प की मात्रा मौजूद होती है, तो जलवाष्प की मात्रा में कोई भी वायु में जलवाष्प कितना है, कितना परसेंटेज है, उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर की यूज करनी है। जल की मात्रा को मापने के लिए, कहां पे जल की मात्रा को मापने के लिए? वायु में, यानी कि जलवाष्प को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल मैच द फॉलोइंग। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन आपको हड़बड़ाना नहीं है कि अरे भैया क्या पूछ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा हड़बड़ा कर आप कहीं भी टिक मारिएगा, छोड़ दीजिएगा, ये आपका सही नहीं। ऐसा क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन, यानी जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ज्यादा आसान, ठीक है। इसका देखेंगे पहला लिखा है कृषि आधारित, यानी कृषि। कृषि किस में आ रहा है? अब देखिए होटल में, होटल कृषि से नहीं है। लोहा कृषि से नहीं है। रेशम, देखिए रेशम, जो रेशम कीट है, रेशम कीट वो कृषि से आ रहा है। रेशम कीट, चेंज करते कलर, रेशम कीट आपको कृषि में मिल रहा है, यानी कृषि आधारित उद्योग का क्या हो जाएगा? रेशम टेक्सटाइल। यानी जो रेशम बनाया जाता है, रेशम का कीड़ा होता है, कीड़ा से उसका तार, धागा जैसे तार निकाला जाता है और उससे आपका रेशम वस्त्र बनाया जाता है, तो ये आ गया रेशम। फिर पढ़ते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र को कौन सा दिख रहा है? ये जो दिख रहा है आपका भेल और गेल, ये सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, भेल और सेल। भेल, गेल, सेल, एनटीपीसी, ये सब क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का भेल एंड सेल। अगला देखते हैं निजी क्षेत्र का। निजी क्षेत्र का कौन सा होगा? लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग तो बोकारो स्टील प्लांट भी है, वो तो आपका निजी क्षेत्र का नहीं होगा। निजी क्षेत्र में क्या? होटल, रेस्टोरेंट, कोई भी छोटा होटल या रेस्टोरेंट क्या होता है? निजी क्षेत्र में आता है। ताज होटल इस सब का जो भी है वो निजी क्षेत्र में आता है, यानी होटल रेस्टोरेंट हो गया निजी क्षेत्र में। और खनिज आधारित उद्योग, यानी खनिज, यानी कि आयरन। आयरन क्या है? आयरन और खनिज है, यानी लोहा इस्पात उद्योग क्या हो गया? खनिज आधारित उद्योग हो गया। तो मैच द फॉलोइंग में हो गया। 1 का क्या हो गया? स, 1 का स, यहां पे 1 का स और कहीं पे नहीं है, यानी इसका आंसर यह हो गया। 1 का स हो गया, 2 का अंगा हो गया, 3 का अ हो गया और 4 का ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, भारत की जनगणना 2011। अगर हम जनगणना 2011 के बारे में बात करें, जनगणना 2011 के बारे में, तो हमारा यहाँ इंडिया वर्ल्ड के दूसरा नंबर पोजीशन पे हमारा जनसंख्या के मामले में आ गया था। और ये कितना जनसंख्या हो गया था? लगभग 121 करोड़। 121 करोड़ जनसंख्या हमारी भारत की हो गई थी 2011 के अनुसार। लेकिन अभी वर्तमान के अनुसार, अभी वर्तमान में डाटा नहीं आया, लेकिन अगर डाटा आएगा तो हमारा जनसंख्या दुनिया के सबसे नंबर 1 पे होगा। हम हमेशा से नंबर 1 पे हैं और आगे भी नंबर 1 पे रहेंगे जनसंख्या के मामले में, ठीक है। इसमें देखते हैं पहला इसका जनगणना का इसमें आदर्श वाक्य मिला, टैगलाइन, यानी इसका क्या होगा? स्लोगन। स्लोगन, स्लोगन क्या हो जाएगा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसका कोई भी चीज होता है, इसका एक शुभंकर भी रखा गया था। शुभंकर, शुभंकर क्या था? शुभंकर था परगणक शिक्षिका। परगणक शिक्षिका इसकी शुभंकर रखी गई थी। अब हम बताएं को जनगणना कब स्टार्ट हुआ था? भारत में जनगणना आपको बताए थे 1872 में स्टार्ट हुआ था, लास्ट सेशन में बताए थे। नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1881 से ये हुआ था, ठीक है, 1881 से। और भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ये स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी 1951 में। और हमेशा हर 10 साल में एक जनगणना होती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा देश में पहली बार जनगणना नियमित टाइम पे नहीं हुई। 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों हुई? आप सबको पता है, हम सबको पता है, क्योंकि बीच में आ गया था चाइना का वायरस, चाइनीज वायरस, यानी कोरोना वायरस, जिसकी वजह से नहीं हो पाया था। और हमारा 2024 में इसका डेट रखा गया, 2024 में जनगणना का डाटा आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित होने पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था? जो पहले ट्रांसजेंडर है, यानी कि ट्रांसजेंडर को भी आज दर्जा मिला। ट्रांसजेंडर व्यक्ति क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जिन्हें या तो पुरुष के रूप में या महिला के रूप में चिन्हित नहीं किया जा सकता है, वैसे व्यक्ति को हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, जिसके आम भाषा में हम लोग किन्नर या और भी लैंग्वेज में कुछ और बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो उनको मिला था वो थे नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज कौन थे? ये आपका भरतनाट्यम डांसर थे। भरतनाट्यम डांसर थे। कहां के डांसर थे? भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु के डांसर थे। कौन सा क्षेत्र में थे? तमिलनाडु में। इनको तंजौर में इनका जन्म हुआ था और तंजौर में ही डांस करते थे, ठीक है। उसका ऑप्शन में देखे शांति देवी, राममूर्ति, ये दोनों कौन थे? ये दोनों थे सामाजिक कार्यकर्ता, फेमस सामाजिक कार्यकर्ता रहे आजादी के टाइम के भी और आजादी के टाइम के बाद भी सामाजिक कार्यकर्ता रहे। ये शांति देवी को, इनका फेमस नाम है लुंगड़ी देवी। लुंगड़ी देवी आप लोग नाम सुने होंगे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फेमस, इनको भी पुरस्कार मिला था, पद्मश्री से सम्मानित पुरस्कार पाने वाले ये भी थे, लेकिन ये ट्रांसजेंडर नहीं थे और इन्हें भी पुरस्कार मिला था। इनका क्या काम था? देखिए एक्चुअली क्या था इनको, ये लुंगड़ी देवी के नाम से इसलिए जाना जाता था कि नक्सलवादी क्षेत्रों में जाके और शांति को पाठ पढ़ाते थे। किसको पाठ पढ़ाते थे? नक्सलवादी को। इतना दम हो सकता है किसी में? हम लोग में दम नहीं था, लेकिन एक महिला में इतना दम है। देखिए ये महिलाओं के लिए
एक सम्मान की पात्र है और इनका अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हाल ही में निधन हुआ है, 2022 में या 2019 में निधन हुआ है उनके। और नक्सलवादियों के लिए क्षेत्र में जाके शांति का पाठ पढ़ाने थे, इसलिए शांति के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार जीते। उसी तरह से राम मूर्ति जयप्रकाश नारायण के साथ में, जिसे प्यार से हम लोग जेपी भी बोलते हैं, जेपी के साथ में सामाजिक सहयोगी थे और सामाजिक कार्यकर्ता में भाग लेते थे। उसी तरह से कार्तिक चंद्र रथ, ये क्या थे, ये नाटककार थे, यानी कि थिएटर वाला आदमी था, नाटककार थे ये। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नर्तकी नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें खाली स्थान को जोड़ दिया या घटा दिया जाता, खाली स्थान को जोड़ा या खाली स्थान का निष्कासन हो, जो अपचयन कहलाता। अपचयन क्या है, अपचयन जनरली देखो जो साइंस वाले वर्ड होते हैं इस सबको हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि साइंस का निर्माण जो होता है साइंस का वो इंग्लिश में हुआ है और इसका बाद में ट्रांसलेट करके उसको अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसलेटर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड किया था। अपचयन को कहा जाता है रिडक्शन, और अपचयन का जस्ट उल्टा होता है उपचयन। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन से ही नाम से पता चल रहा है, यानी कि इसमें O2 का जोड़ होगा, O2 इसमें जुटेगा, O2 का जुटेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, O2 का जुटेगा, यानी O2 का जुटना, तो ऑक्सीडेशन। यानी रिडक्शन में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट मतलब O2 का हटना। किसी में भी पदार्थ में कोई भी रिएक्शन अभिक्रिया में, कोई भी केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन का जुड़ा हो रहा है और ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, यानी ऑप्शन है हाइड्रोजन का जुड़ा हो रहा है और ऑक्सीजन O2 का निष्कासन हो रहा है, उसको कहते हैं अपचयन, यानी उसको कहते हैं रिडक्शन। उसी अगर ऑक्सीडेशन के बारे में पूछ दिया जाए, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ा होगा और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ाव और ऑक्सीजन का निष्कासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसने पूछा एबीडीएम का उद्देश्य देश का एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, भारतीय डिजिटल मैप, भारतीय डिजिटल मैनेजमेंट, अजय भारत डिजिटल मिशन, अजय भारत तो कोई है नहीं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये कब स्टार्ट किया गया था, ये आपका स्टार्ट किया था हाल ही में 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये कौन सा माह है, ये आपका आयुष्मान जो मिशन है उसके तहत किया गया था, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन, पीएम जन आरोग्य मिशन, पीएम जन आरोग्य मिशन, पीएम जन आरोग्य मिशन या पीएम जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत हर परिवार को जिनको बीपीएल से लाभ मिल रहा है, बीपीएल के तहत उन्हें हर परिवारों को मुफ्त में बिना प्रीमियम का 5 लाख तक का बीमा को उपलब्ध करवाना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया भी गया है। और इसमें ये हमारा नरेंद्र मोदी का एक सपना था कि हम पूरा भारत को एक स्वास्थ्य मुक्त, यानी कि जो हेल्थ स्वास्थ्य के रोग मुक्त जीवन दे सके और स्वास्थ्य में आगे बढ़ाया सके, इसलिए ये मिशन को चलाया गया था और आज भी ये सक्सेसफुल मिशन चल रही है। इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है, देखिए एक क्वेश्चन आपको पंचवर्षीय योजना का जरूर मिलेगा, इसलिए आप पंचवर्षीय योजना को दिमाग में बैठा लीजिए। पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा क्वेश्चन होता है, पंचवर्षीय योजना के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये इसका टाइमिंग क्या है। पंचवर्षीय योजना को, कोई पंचवर्षीय को टाइमिंग क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका मॉडल क्या है, और इसका तीसरा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ये पंचवर्षीय योजना के लिए 3 चीज आपको पता होगा। 3 चीज में अगर आपको उद्देश्य उतना नहीं भी आए तो कम से कम टाइमिंग आपको और मॉडल आपको पता होना चाहिए, और सबसे ज्यादा आपका टाइमिंग पता होना चाहिए। आप पूछा है चौथी पंचवर्षीय योजना, तो इसका टाइमिंग निकालने के लिए आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब किया गया था। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सोवियत रूस जो था, सोवियत रूस, उसके वहां पे जो चल रहा था मॉडल सामुदायिक विकास कार्यक्रम वाला, वही मॉडल को उठाकर यहां पे लाया गया था। और वही मॉडल के पंचवर्षीय, यानी कि कोई भी योजना बनाया जाता है पंचवर्षीय योजना, 5 साल के लिए में हम क्या क्या करेंगे, 5 साल में हमारा ग्रोथ क्या होगा, 5 साल हमारा देश आगे कैसे होगा, उसके बारे में बताया जाता है पंचवर्षीय योजना। यानी पहला पंचवर्षीय योजना आया था 1951 में, कब तक चला, 5 साल, 1956 में ये आया फर्स्ट, ठीक है। उसी तरह से हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब आया, सेकेंड वाला आया आपको 1956 में आया पहला, दूसरा आया 1956 से 1961 तक, तीसरा वाला आया 1961 से 1966 तक, ठीक है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन हमारा क्या होता है, पहला पंचवर्षीय योजना में भी ग्रोथ देखी गई,
दूसरा पंचवर्षीय योजना में भी ग्रोथ देखेगी, लेकिन तीसरा हमारा पंचवर्षीय योजना में बहुत ज्यादा धक्का लगा। अब बहुत ज्यादा देश पीछे चला गया, हमारा ग्रोथ रेट माइनस में चला गया। क्यों चला गया, आखिर ऐसा क्या हुआ पंचवर्षीय थर्ड योजना में? आप बता सकते हैं इसमें क्या हुआ था? इसमें 2 युद्ध लड़ा गया था, भारत चीन के साथ 1962 वाला युद्ध, भारत पाकिस्तान के साथ 65 वाला युद्ध, जिसके वजह से हमारा देश पीछे चला गया। और यहाँ पे पंचवर्षीय योजना को कंटिन्यू ना करके एक क्या गया, प्लान में ब्रेक लिया गया, पंचवर्षीय योजना ब्रेक लिया गया, 3 सालों के लिए ब्रेक लिया गया और यहाँ पे एनुअल प्लान लाया गया। और वही 3 सालों का ब्रेक लेने के बाद फिर जो चौथा पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है वो होता है 1969 से 1974 तक। ठीक है, ये चौथा पंचवर्षीय योजना का डेट है 1969 से, जिसमें गॉडगिल योजना का, गॉडगिल मॉडल के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1969। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। आपका इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो आपको मूल कर्तव्य में कल ही आपको बताए थे, कल वाला वीडियो में हम बताए थे, परसों वाला वीडियो में बताए थे कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान में कहां पे है, कौन सा पार्ट में आया था, कैसे आया था, कैसे जुड़ा था, कितने होते हैं, सब आपको बताए थे। जैसे एक रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए हम बता देते हैं कि भाग 4A में है। ठीक है, आर्टिकल 51A में है। कब आया था? 1976 में आया था। कौन सा संविधान संशोधन से आया था? तो 42वें संविधान संशोधन से आया था। ठीक है, कितना टोटल था? तो शुरुआत में 10 था, लास्ट में 11वां जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, तो मूल कर्तव्य के बारे में एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट क्विक रिवीजन है, आपको इतना चीज पता होना चाहिए। आगे है कि जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है, सबके लिए ड्यूटी होता है कि राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को पोषित करना, कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम है, जो भी स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध हुआ है, जो भी हमारा चीज हुआ है, उनको पोषित करना, यह भी आपका मूल कर्तव्य में आता है। मत डालने का कर्तव्य, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं आता। और चौथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, यह भी आता है। तो मत डालने का जो कर्तव्य है, यह हमारा मूल कर्तव्य नहीं आता, यानी कि मत डालने का कर्तव्य नहीं होता, मत डालने का अधिकार होता है। और यह अधिकार हमें कहां से मिलता है? तो क्या है आप बता सकते हैं? जैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले सेशन में, पिछले बीपीएससी का बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, जो मत डालने का अधिकार है वो किस तरह का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, निर्गत अधिकार है, या आपका मूल अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा अगर तो मत डालने का अधिकार होता है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, यानी संविधान में दिया गया हमारा कि हम मत डाल सकते हैं। ठीक है, संविधान में मत डालने का अधिकार है। कौन से आर्टिकल में? संवैधानिक में तो आर्टिकल में भी होगा। तो कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 326 में। आर्टिकल 326 में मत डालने का अधिकार हमें प्राप्त है। ठीक है, मत डालने का अधिकार प्राप्त है। अब देखिए कौन सा आदमी मत डाल सकता है, कौन सा डाल सकता है? शुरुआत में मत डालने का अधिकार दिया गया था 21 साल के आयु वाले लोग को, यानी 21 साल से जो ऊपर है वो मत डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भी 18 साल है। तो एक क्वेश्चन यहां से ही बनता है कि शुरुआत में 21 साल था, 18 साल के आयु, अभी लोग 18 साल मत डाल सकते हैं। तो ये कब चेंज हुआ? ये चेंज कब हुआ? ये चेंज है संवैधानिक है, तो किसी के लिए चेंज करने के लिए क्या करेंगे? संविधान संशोधन करेंगे। तो संविधान संशोधन कौन सा संविधान संशोधन था? तो 62वीं संविधान संशोधन 1988 में इसको चेंज करके 21 साल से 18 साल कर दिया गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा मत डालने का कर्तव्य, यह हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में किन्हें कार्य करते हैं या किन्हें बोला जाता है? यह हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सभी बैंकों का बैंक या सभी बैंकों का बाप कहें वो क्या है? आरबीआई है। आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह कब इसका स्थापना हुआ था? यह स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को अंग्रेजों के द्वारा, जो अंग्रेज सरकार थी हमारा पे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में स्थापित किया गया था, सभी बैंकों को एकीकृत करने के लिए, सही बैंकों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। यह कहता कि ताकि सभी बैंक में अंकुश लगाया जाए, सही बैंकों पर नियमित किया जाए, रेगुलेट किया जाए, इसके लिए लाया गया था। यह कौन सा कमीशन के द्वारा लाया गया था? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन के तहत आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन को तहत। और आरबीआई का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकृत कब किया गया? यानी भारत में राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, यह कब हुआ था? यह हुआ था 1 जनवरी 1949 को भारत में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय भारतीय बैंक नहीं होगा, भारतीय रिजर्व बैंक होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अब ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक आप लोगों को सबको पता है, यह भारत का सबसे बड़ा बैंक। इसका इतना ज्यादा ब्रांच है कि इसका ब्रांच भारत में तो सभी जिलों में तो है ही, और साथ साथ में ये विदेशों में भी ब्रांच अभी खोले जा रहे हैं। और भारत का जो भारतीय स्टेट बैंक है, ये सबसे बड़ी बैंक है, भारत का सबसे बड़ी बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी सरकारी बैंक है, यानी पब्लिक सेक्टर की बैंक है। ये इन दोनों का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए, जनरली हेडक्वार्टर और राष्ट्रीय बैंक, जिन तीनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई में है भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक, तीनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यापार नीति जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करता है, यहां पूछा है नहीं करता है, यानी आयात और निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करेगा तो किस तरह से व्यापार होगा?
फ्री ट्रेड होगा, यानी कि मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड व्यापार होगा। फ्री ट्रेड कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, यानी मुक्त व्यापार, यानी मुक्त व्यापार होगा। मुक्त व्यापार में क्या होता है, जैसे अभी हर देश एक देश से दूसरा देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता करना चाहती है। क्यों समझौता करना चाहती है, कि जो आयात में निर्यात में जो टैक्स लगता है, शुल्क लगता है, यहां भी टैक्स दो, वहां भी टैक्स दो, वहां शुल्क दो, वहां शुल्क दो, इससे परमिशन लो, उससे परमिशन लो, ऐसे करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और वस्तुओं का वैल्यू बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए एक देश दूसरा देश से एफटीए साइन करती है। जैसे भारत ने लगभग 7 देशों से एफटीए साइन कर रखा है, बिम्स्टेक कंट्रीज जनरली एफटीए साइन ज्यादा कर रखे हैं। अभी भारत का अमेरिका के साथ में और ब्रिटेन के साथ में भी एफटीए साइन का समझौता करने का बात चल रहा है। ठीक है, उसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार कब आया था, मतलब किसके द्वारा, मतलब ये उल्लेख किया गया था, इनका उल्लेख मुक्त व्यापार का आपका एडम स्मिथ के द्वारा, एडम स्मिथ ने किया था, एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ कौन है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स किसी का भी होगा तो उसे सब बच्चा पता है, पहला क्लास में बताया था, एडम स्मिथ को क्या बोला था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और इनका प्रमुख बुक था वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। और वेल्थ ऑफ नेशन में अपने बुक में ही अपना सबसे पहले मुक्त व्यापार के बारे में बात किए थे, कि अगर किसी देश को, कंट्री को ग्रोथ करना है तो एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड होगा, तभी जाके कंट्री को ज्यादा ग्रोथ हो सकेगा, ज्यादा भी डिमांड हो सकेगा। ठीक है, उसी तरह से इसका मुक्त व्यापार इसका आंसर होगा। स्थानीय व्यापार क्या होता है, लोकल व्यापार, यानी एक जगह पे छोटा सा व्यापार कर लेते हैं, 2-4 गो चाय बिस्कुट खरीद लिए तो स्थानीय व्यापार हो गया। स्विस व्यापार, ये स्विट्जरलैंड के बारे में बता रहा है कि स्विट्जरलैंड का व्यापार है। निष्पक्ष व्यापार, जहां पे कोई बिना रोक टोक के कोई छोटा जगह व्यापार होता है, उसको निष्पक्ष व्यापार कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरियोमीटर सैटेलाइट का लॉन्च किया, इसको एक्सपोसैट कहते हैं, एक्सपोसैट। ठीक है, एक्सपोसैट ये इसरो ने अभी किया। हमारा इसरो एक से एक महान कीर्तिमान रचने में सबसे सफल है। ठीक है, ये 1 जनवरी को किया गया। हम लोग 1 जनवरी को खुशी मना रहे थे, और इसरो 1 जनवरी को खुशी इसलिए बात को मना रहा था कि एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष पे लॉन्च कर दिया और अंतरिक्ष पे स्थापित कर दिया गया। एक्सपेरोमीटर का लॉन्च करने के लिए कौन सा व्हीकल की इस्तेमाल किया गया था, यह व्हीकल का इस्तेमाल किया था PSLV C58, PSLV C58, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये एक लॉन्च व्हीकल होता है जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये किसके द्वारा C58 के मदद से किया गया था। एक्सपेरोमीटर का क्या कार्य है, अगर क्यों लॉन्च किया गया, इसका लॉन्च किया गया 2 वजह से, एक एक्सरे और दूसरा ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए, जानते हैं हम लोग ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल ऐसा जगह है, ऐसा क्षेत्र है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, यार इसके बारे में कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बारे में दुनिया अभी तक जानना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये इसके अंदर इतना ज्यादा ग्रेविटी होता है, इतना ज्यादा ग्रेविटी कि प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। यानी जो प्रकाश को खींच लेता है, जिसको हम देख ही नहीं पाते, उसके बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका स्टडी किया जा रहा है। और ऐसा करने वाला, एक ब्लैक होल को स्टडी करने वाला इंडिया, अभी सैटेलाइट भेजने वाला दूसरा कंट्री है। यानी इंडिया क्या, सेकेंड कंट्री है पूरा विश्व में। पहला कंट्री कौन है, जनरली आपको पता होगा नासा होगा। नासा ने इस सैटेलाइट को एक्सपोज सैटेलाइट, मतलब ऐसा सैटेलाइट को पहले भी भेज चुका है, और उसने बहुत ज्यादा पैसा लगा भेजा था। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया का जो इसरो है, हमेशा सस्ता में, बहुत सस्ता में भेजा जाता है। इतना सस्ता में भेजा जाता है कि 250 करोड़ में इसको सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया था। इतना में एक मूवी नहीं बनता है। एक मूवी था, कौन सा नाम था उसका, बाहुबली नहीं, क्या नाम था मूवी का, जो प्रभास का आया था, और जिसमें बहुत सारा VFX गंदा था, और उतना ज्यादा पैसा लगा के भी VFX गंदा हुआ था। आदि पुरुष, आदि पुरुष का नाम, उसका बजट था 600 करोड़। 600 करोड़ में भी उसका घटिया पिक्चर बनाया था, और हमारा इसरो ने 250 करोड़ में इतना अच्छा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। इसलिए पूरा दुनिया ने इसके लिए ताली बजाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और UAE के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहां पर प्रारंभ होगा। ये आपका अभी जनवरी में होगा, अभी जनवरी में हो रहा है, 2 जनवरी से स्टार्ट होगा, 9 जनवरी तक इसका है। ये आपका होगा राजस्थान के जनरली जो रेगिस्तान क्षेत्र होते हैं, पोखरण वाले क्षेत्र, वहां पे खाली स्थान पे होता है, वहां पे जहां पे सेना का बेस अड्डा है, वहां पे क्षेत्र पे होगा, यानी राजस्थान के क्षेत्र पे होगा। हमेशा एक देश दूसरे देश के साथ में सैन्य अभ्यास करती है, अपना मित्रता को बढ़ाने के लिए या अपना सेना को मजबूत प्रदर्शन करने के लिए हमेशा किया जाता है। जैसे और भी कंट्री एक दूसरे कंट्री के साथ गए थे, जैसे युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास कहां से किया जाता है, कौन कौन से देश के बीच में, आप कमेंट करके बताइए। युद्धाभ्यास हो गया, वरुण एक्सरसाइज हो गया, हैंड इन हैंड हो गया, ये सब बहुत सारा एक्सरसाइज किया जाता है। ठीक है, जैसे युद्धाभ्यास USA के साथ में किया जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है। डेविड वार्नर बहुत फेमस क्रिकेटर, आप डेविड वार्नर के बारे में अच्छे से जानते हो, कोई भी अगर जो क्रिकेट लवर होगा उसको पता होगा डेविड वार्नर के बारे में। और डेविड वार्नर
ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का ओपनर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड ओपनर बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को माना जाता है। और डेविड वार्नर हाल ही में चर्चा में रहते हैं। अभी जो पुष्पा वाला स्टाइल है ऐसे करने वाला, झुकेगा नहीं, वो डेविड वार्नर हमेशा करते रहते हैं, ग्राउंड में आप देख सकते हैं। देखिए, और इसमें ऑस्ट्रेलिया को कौन सा ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट टीम है उसको कौन से नाम से जाना जाता है? उसको नाम से जाना जाता है कंगारू टीम को नाम से जाना जाता है। उसी तरह से न्यूजीलैंड को कौन सा टीम से जाना जाता है? तो कीवी। न्यूजीलैंड को कीवी के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड को टीम जो हॉलैंड वाली टीम थी, उसको हॉलैंड वाली टीम को जो नीदरलैंड के नाम से आता है। और दक्षिण अफ्रीका, आप कम बता सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो क्रिकेट खेलती है वो अपना लोगों में क्या लिखती है, मतलब अपना नाम का जो दक्षिण अफ्रीका का जो है, जैसे इंडिया का क्या लिखाता है? IND लिखाता है, उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका क्या लिखता है? दक्षिण अफ्रीका लिखाता है RSA। अब RSA क्यों लिखता है? RSA का मतलब होता है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। यहां से आपको यह पता चला कि साउथ अफ्रीका का ऑफिशियल नेम साउथ अफ्रीका ना होकर रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका को क्या कहा जाता है? साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को क्या कहा जाता है? RSA कहा जाता है। साथ साथ में इसको चोकर्स कहता है। चोकर्स मतलब कि हमेशा फेल कर जाने वाले। अभी हाल ही में देखोगे 53 रन में ऑल आउट हो गया। अभी हाल ही में देखे चोकर्स लिखा था, वर्ल्ड कप में देखे होंगे नीदरलैंड जैसे छोटा सा टीम से ये हार गया, इसलिए चोकर्स। हमेशा आज तक भी एक भी वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीता, इसलिए से चोकर्स टीम्स कहा जाता है। तो डेविड वार्नर कहां से हो गए संबंधित? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? बाघों की मृत्यु। अब देखिए, ये बहुत दुखद जनक बात हो गया कि बाघों की मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है। हमारा 2 डिस्ट्रिक्ट इतना ऐसा है, नाम आपको बताते हैं, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। चंद्रपुर और गढ़चिरौली 2 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे लगभग एक साल में 202 से ज्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है, 202 से ज्यादा बाघों की मृत्यु यहां पे हुई है। ये डिस्ट्रिक्ट कहां पे? ये डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो बाघों की बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है। बाघों की मृत्यु होने का मेन रीजन होता है क्लाइमेट चेंज होता है, और उनका सही से रख रखाव नहीं होने की वजह से होता है। अगर बाघों की मृत्यु हो जाएगा तो अमेरिका वाले लोग बाघ कैसे देखेंगे? अमेरिका में आपको पता होगा कि अमेरिका जैसे बड़े कंट्री में बाघ है ही नहीं। बाघ बहुत सीमित कंट्री में, और ये एशियन कंट्री में सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ कहां पे? हमारा भारत में। भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? कुल बाघों की संख्या वर्तमान में डाटा के हिसाब से कुल बाघों की संख्या भारत में कितनी है? 3167 बाघों की कुल संख्या कितना है? 3167। यह किसका डाटा है? यह भी वर्तमान 2023 का डाटा, जो बाघ सर्वे आया था हमारा पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बाघ सर्वे निकाला जाता है। ये कैसा डाटा है? 3167। और इस डाटा के अनुसार से भारत में सबसे ज्यादा बाघ कौन सा राज्य में? तो सबसे ज्यादा बाघ राज्य पाने वाला राज्य आपका है मध्य प्रदेश। 526 बाघों के साथ में टॉप 1 पे है। और दूसरा इसी से जस्ट नीचे 524 बाघ के साथ में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक 524 बाघों के साथ में दूसरा स्थान पर, यह सेकंड नंबर पे है। देखिए, उत्तराखंड का एक बात आया, तो उत्तराखंड का आपका एक नाम सुने होंगे, पार्क का नाम जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क में सबसे ज्यादा, अगर पूछा जाए, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाघ का सबसे ज्यादा संख्या कौन सा नेशनल टाइगर रिजर्व में है? टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो बाघों के संरक्षण के लिए एक अलग से बनाया गया टाइगर रिजर्व, यानी कि टाइगर के लिए टाइगर का जो क्षेत्र होता है उसी को प्रोटेक्शन करके एक रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, उसी को टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है? वर्तमान में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उसी तरह से सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा कौन सा टाइगर रिजर्व से ज्यादा है? तो जिम कॉर्बेट, जिसको राजा जी पार्क भी कहते थे, राजा जी पार्क या हेली पार्क भी कहा जाता था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहां पे है? ये उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाते हैं, लगभग 226 या 225 के आसपास है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा बाघों की मृत्यु हुई है, इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक कृषि की इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया? इससे जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे हाइड्रोपोनिक कृषि होती क्या है। हाइड्रोपोनिक कृषि ऐसी कृषि है जहां पे बिना मिट्टी का पौधा उगाया जाता है। आप विश्वास में आप लगेगा बिना मिट्टी का पौधा कैसे उगता है? तो ऐसा जल में पानी में ही जितना मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट होता है, जो कैल्शियम होता है, जो नाइट्रोजन होता है, उस सबको जितने भी प्रकार का पौधों को उगने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जो भी पोषक तत्व की जरूरत है, उसको पानी में ही डाल दिया जाता है और पानी में ही पौधों को उगाया जाता है। इसी को हाइड्रोपोनिक कृषि कहेंगे। और इसी के लिए एक ने स्वीडिश कंपनी ने एक मृदा का विकास किया, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मृदा कहते हैं। और इसको विकास करने के लिए किस लिए किया? हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए, ताकि इसका जल में पौधा उगाया जाए बिना मिट्टी का मदद से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करते रहनिएगा। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कल। थैंक यू।